हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 3.5 इंट्रोडक्शन पार्ट। दिस इज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें। तो आज हम स्टार्ट करने वाले इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स NCERT चैप्टर 3 से 3.5 का इंट्रोडक्शन, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो एल्जेब्रिक मेथड में हमने दो मेथड पढ़ लिए हैं, फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एलिमिनेशन मेथड। थर्ड हम पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है और ये काफ़ी बार एग्जाम में भी आता है और सिंपल भी है। ठीक है, इसमें एक फॉर्मूला है जिसकी वजह से आप आसानी से किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं लीनियर इक्वेशन का। क्या होता है पता है आपको, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, है ना। सेकंड होता है आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये आपका क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसका, लीनियर इक्वेशंस का। ठीक है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपको क्या करना है, थ्री कंडीशंस होती थी, जैसा कि आपने पहले फॉर्मूले में देखा था। देखिए आप जैसा देख सकते हो, अगर ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं इस इन टू वेरिएबल्स के स्टैंडर्ड फॉर्म ये है a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, जैसा कि हमने एक्सरसाइज 3.2 3.3 में भी सॉल्व किए थे। तो इफ़ a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो लाइन कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग होती हैं, और सॉल्यूशन कैसा होता है, यूनिक। ठीक है, ये हमने देख चुके हैं। कैसी लाइन होती है वो, कंसिस्टेंट, ये हम देख चुके हैं। इफ़ a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2, तो लाइन कैसी होती है, पैरेलल्स, एंड सॉल्यूशन क्या होता है इसका, नो। और जब सॉल्यूशन नहीं होगा तो लाइन कैसी होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी। इफ़ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो लाइन कैसी, कॉन्सिडेंट होंगी। सॉल्यूशन कितने होंगे इसके, इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, और लाइन कैसी होगी, कंसिस्टेंट, मतलब सॉल्यूशन निकलता है तो कंसिस्टेंट और नहीं निकलता है तो इनकंसिस्टेंट। अब करता है क्या है, तो जैसा कि आपको पता है जब सॉल्यूशन निकलेगा, मतलब लीनियर इक्वेशन जो हमें गिवन होगी, अगर उसमें ये कंडीशन लगती है तो ही हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे। क्योंकि जब इसमें नो सॉल्यूशन आता है, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं। जैसा कि हमने पहले किया था, हम सॉल्यूशन निकालते ही नहीं थे, तो वही काम इसमें होगा। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि इसके जो लीनियर इक्वेशंस हैं उनके सॉल्यूशन हैं या नहीं। अगर उन्होंने कहा कि सॉल्व दीज इक्वेशंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो आपको सीधे फॉर्मूला आके सॉल्व कर देना है। ठीक है, अगर आपसे चेक करने के लिए कहा जाएगा तो हम चेक करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करते कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा, या फिर याद करने का तरीका भी बताऊंगा। बहुत अच्छा बेस्ट ट्रिक बताऊंगा आपको, जिससे कि आपको फॉर्मूला याद भी हो जाए। ठीक है, और फिर जैसा कि बुक्स में गिवन होता है उस तरीके से, और एक मैं अपना बताऊंगा फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है x अपॉन b1c2, x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 इक्वल टू y अपॉन c1a2 माइनस c2a1 इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस b2 a1। ठीक है, ये तो आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है, x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 इक्वल टू y अपॉन c1a2 माइनस c2a1 इक्वल टू 1 अपॉन a1b2 माइनस b2a1। ठीक है, तो सॉरी a2 b1,
B1 A2 B1। चलिए, तो ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। अब बात आती है इसको लर्न कैसे किया है। तो इसके मैं दो तरीके बताता हूँ। सबसे पहले वो देखते हैं जो बुक में है। क्या? x लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ लिखेंगे y। ठीक है, x y 1। तो अब x के यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे x को उठाएंगे यहाँ से, इसको छुपा लेंगे तो क्या बचेगा B1, यानी कि B1 B2, फिर B के बाद क्या आएगा C, तो C1 C2, C के बाद क्या आएगा A, A1 A2, इसके बाद क्या आएगा फिर B, तो B1 B2। सबसे पहले आप ऐसे लिख लेंगे इसको। ठीक है, फिर B1 का मल्टीप्लाई C2 से माइनस B2 C1, जैसा कि दिख रहा है B1 C2 माइनस लगाएंगे फिर B2 C1, तो x अपॉन में ये लिखेंगे, y अपॉन में क्या आएगा C1 A2, यानी कि C1 का A2 से C2 का A1 से, C2 A1 इक्वल टू 1 अपॉन क्या है A1 B2 B2 A1। ये तो बुक के हिसाब से हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल है। क्या करना है, x y 1 लिख लेना है, फिर x लिया है तो b से स्टार्ट होगा, मतलब जो लेते हैं उसको हम छुपा लेते हैं। जैसे x लिया तो x वाला छुपाया, तो y की कोफिशिएंट और C1 C2, मतलब B1 B2 C1 C2। फिर जैसे मैंने y छुपाया, जैसे y छुपाया तो y के बाद क्या है C1 C2, फिर A1 A2। ठीक है, फिर कांस्टेंट वाला, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट मैंने छुपा लिया, तो क्या बचा A1 A2 और B1 B2। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो B1 C2 B2 C1 C1 A2 C2 A1 A1 B2 A2 B1। ठीक है, अब याद करने का तरीका एक तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है मैं बताता हूँ आपको। क्या लिखोगे, ये तो आपकी, ठीक है, एक बेस्ट ट्रिक। अगर आपको फॉर्मूला याद करना है डायरेक्ट, तो मेरे हिसाब से आप फॉर्मूला ही याद कीजिए तो बेटर रहेगा। ठीक है, कैसे देखो, आप क्या करोगे, x लिखोगे अपॉन y अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन, ऐसे लिख लीजिए आप। ठीक है, लिखने के बाद आप क्या करोगे, BC माइनस BC लिखोगे। देखो आपको ध्यान रखना है ABC। ठीक है, पहले आप तो ये ध्यान रखना है ABC, मतलब A से B, B से C। अब जैसे x के साथ में क्या है A है, तो A से स्टार्ट नहीं करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे B से, तो BC फिर CA, यानी क्या आएगा CA माइनस CA। पहले आप लिख लीजिए BC CA, फिर क्या आएगा AB और AB माइनस AB। अब आपको सिर्फ क्या लिखना है मैं बता देता हूँ, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2, ये हो गया फॉर्मूला। देख लो आप, ये सबसे बेस्ट ट्रिक है आपको फॉर्मूला याद करने की। x अपॉन लिखिए BC इक्वल टू y अपॉन CA माइनस CA इक्वल टू 1 अपॉन AB माइनस AB। और आपको क्या लिखना है 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, यानी कि आप हिंदी में बोल सकते हैं 12 21 12 21 12 21। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, x अपॉन BC माइनस BC y अपॉन CA माइनस CA। x अपॉन लिख लीजिए, y अपॉन लिख लीजिए, 1 अपॉन लिख लीजिए, फिर BC BC CA CA AB AB लिख लीजिए माइनस करके, फिर 12 21 12 21 12 21 12 21, ये बन गया आपका फॉर्मूला। देख लीजिए आप, यही फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। ये कब लगाना है आपको, जब आपको पता होगा कि ये यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा तब। ठीक है, नहीं तो आप इसमें अप्लाई नहीं करेंगे। अगर वो गिवन देंगे, कोई कांस्टेंट आया था उसकी वैल्यू निकालने के लिए आती है, तो ही हम कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। क्लियर? चलिए, तो इतना आपको याद हो गया होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे इसके, फिर जिससे कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्लियर हो। ठीक है, चलिए अब आप देखते हैं एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल नेक्स्ट निकालते हैं, एग्जाम्पल नंबर 14। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 क्या है। फ्रॉम ए बस स्टैंड इन बेंगलोर। ठीक है, बेंगलोर के बस स्टैंड से, इफ़ वी बाई 2 टिकट्स टू मलेश्वरम एंड 3 टिकट्स टू यशवंतपुरम, द टोटल कॉस्ट इज़ 46 रुपीज़। मतलब
फ्रॉम बेंगलोर के बस स्टैंड से 2 टिकट किसके लिए थे, मलेश्वरम के, एंड 3 टिकट यशवंतपुरम के। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाती है 46, मतलब 2 टिकट मलेश्वरम और 3 टिकट यशवंतपुरम के मिलाकर कितने रुपये होती हैं 46 रुपीज़। बट वी बाई 3 टिकट्स टू मलेश्वरम एंड 5 टिकट टू यशवंतपुरम, द टोटल कॉस्ट इज 74 रुपीज़। तो फाइंड द फेयर्स, क्या फेयर निकालना है, किराया, फ्रॉम द बस स्टैंड टू मलेश्वरम एंड यशवंतपुरम। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन देख लिया होगा। चलिए तो करते हैं इसको सॉल्व अच्छे से। क्या है सिचुएशन, क्या दी गई वो देखो अच्छे से। एग्जाम्पल नंबर 14, ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो मलेश्वरम जा रहे हैं बेंगलोर के स्टैंड से, तो मलेश्वरम का फेयर कितना मान लेते हैं हम x, तो लिख लेंगे लेट फेयर फ्रॉम बस स्टैंड इन बेंगलोर टू मलेश्वरम, है ना, मलेश्वरम बी रुपीज़ x, एंड 2 में यहीं से लिख देता हूँ टू यशवंतपुर बी रुपीज़ 5। अब क्या कंडीशन देखो इसमें ज़रा, आप क्वेश्चन में देख सकते हो 2 टिकट मलेश्वरम के और 3 टिकट यशवंतपुरम के, तो टोटल कॉस्ट कितने हो रहा है 46 रुपीज़। ठीक है, तो क्या कंडीशन बनेगी देखते हैं ज़रा। 2 मलेश्वरम के हैं तो यानी कि 2x रुपये हो गए टोटल, प्लस 3 यशवंतपुरम के हैं तो 3y हो गया, इक्वल टू कितना हो जाएगा टोटल कॉस्ट 46 रुपीज़। इक्वेशन नंबर, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा हमको, तो क्या लिखेंगे 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y माइनस 46 इक्वल टू 0। ठीक है कि नहीं, समझ में आया? क्योंकि देखो फेयर कितना है x, मतलब हमने मान लिया बेंगलोर से मलेश्वरम में कितने रुपए लग रहे हैं x, ठीक है, फेयर x मान लिया। अब कितने टिकट लिए बेंगलोर से इधर के 2 टिकट, तो 2 टिकट कितने हो गए 2x, और 3 टिकट किसके लिए यशवंतपुरम के, तो 3 टिकट कितने हो गए 3x 3y, तो दोनों को मिलाकर टोटल फेयर कितना हो रहा है 46। क्लियर? एंड अब उन्होंने क्या किया, 3 टिकट मलेश्वरम के लिए यानी कि 3x प्लस 5 टिकट लिए उन्होंने यशवंतपुरम के, तो टोटल कॉस्ट हो गया था 74 रुपीज़। तो इसको हम क्या लिखेंगे 3x प्लस 5y माइनस 74 इक्वल टू 0। अब इसको हमें सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चलिए तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आप वैल्यू लिख लेते हैं पहले। अच्छा चलो पहले चेक कर लेते हैं कि a1/a2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1/b2 है या नहीं, मतलब सॉल्यूशन इसका है या नहीं। तो आप देख सकते हो 2/3 एंड 3/5 आएगा, तो जैसा कि दिख रहा है कि ये इक्वल नहीं दिख रहा है आपको, 2/3 इज़ नॉट इक्वल टू 3/5। ठीक है, यानी कि हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, चलिए तो निकालते हैं। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसको क्या करेंगे हम सॉल्व। तो फॉर्मूला आपको याद होगा, फॉर्मूला मैंने अभी बताया था आपको, क्या था फॉर्मूला, ये x/BC/BC CA/CA AB/AB। ठीक है, चलिए तो अप्लाई करते हैं फॉर्मूले को। बहुत सिंपल है, अब आपको आराम से आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट पहले हम लिखेंगे A1 B1 C1, ठीक है, A2 इक्वल टू B2 इक्वल टू एंड C2 इक्वल टू। चलिए तो क्या होगा इसके हिसाब से देख सकते हैं आप, जैसे कि
बताइए ज़रा। देखो 2, A1 कितना होगा 2, B1 कितना होगा 3, C1 -46, A2 कितना होगा 3, B2 कितना होगा 5, CO2 कितना होगा -74। ठीक है, अब हम लगाते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहाँ लिखेंगे हम नीचे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है, x अपॉन इक्वल टू वाई अपॉन इक्वल टू 1। ठीक है, तो क्या बताया था मैंने आपको, x है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे BC, तो BC माइनस BC, CA माइनस CA, AB माइनस EB। क्या लिखना है, 12 21 12 21 12 21। अब वैल्यू पुट कर देना है, या फिर x वाली वैल्यू को छुपा ले आओ, तो क्या आएगा B1 मल्टीप्लाई C2 यानी 3 मल्टीप्लाई 74। तो x अपॉन, अब देखो लिखने का तरीका 3 माइनस 74 ऐसे लिखना है, बीच में माइनस B2 C1 5 माइनस 46 इक्वल टू y। क्लियर है ना, क्लियर हो रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं y के अपॉन, तो C1 A2, C1 की वैल्यू और A2 की वैल्यू, तो -46 एंड 3 माइनस C2 A1 -74 एंड 2। ठीक है, इक्वल टू 1 अपॉन क्या है A1 B2 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3। अब इसको हमें क्या करना है, सिर्फ सॉल्व करना है, जो हम कर सकते हैं आराम से। कैसे, देखो x अपॉन 3 इंटू -74, तो मल्टीप्लाई 3 4 जा 12, 21 और 22, तो -22, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 5 मल्टीप्लाई 46 कितना आएगा 230, 5 6 जा 30, 5 4 जा 200। ठीक है, चलिए y -46 मल्टीप्लाई 3 कितना आएगा -138 प्लस, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 148 इक्वल टू 1 2 5 जा 2 5 जा 10, 3 3 जा 9। तो x अपॉन कितना बचेगा, इनको हम क्या करेंगे, प्लस माइनस क्या आएगा, प्लस माइनस क्या आएगा माइनस, तो 230 में से माइनस करेंगे कितना, प्लस का 8, y अपॉन 10 1 अपॉन 1, तो लिखेंगे 4 वैल्यू ऑफ x। तब x की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को इक्वल करते हैं, तो x अपॉन 8 इक्वल टू 1 अपॉन 1, देन x इक्वल टू कितना आ गया 8। ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं 4 द वैल्यू ऑफ y, तो y अपॉन 10 इक्वल टू 1 अपॉन 1, तो y इक्वल टू कितना आएगा 10। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखो ये तीनों ही इक्वल हैं, बट हम इसको इसके इक्वल क्यों करते हैं, क्योंकि जब इसको कांस्टेंट के इक्वल करेंगे तभी तो x की वैल्यू निकाल पाएंगे। अगर हमने इसको इसके इक्वल कर दिया तो x की वैल्यू और y की वैल्यू एक साथ नहीं निकल सकती। ठीक है, तो इसलिए हम ऐसा करते हैं, समझ में आया ना। चलिए, तो x इक्वल टू 8 आ गया, तो y इक्वल टू 10। तो इसका मतलब ये है बेंगलोर बस स्टैंड से मलेश्वरम के 8 रुपये किराया है 1 टिकट का, एंड यशवंतपुरम का 10। ठीक है कि नहीं, समझ में आया। चलिए, ये आपका आंसर हो गया, चाहो तो आप ले सकते हो। हेंस द फेयर फ्रॉम द बस स्टैंड in Bangalore
मलेश्वरम in rupees 8, sorry, is rupees 8 and the fare to यशवंत for rupees 10। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 15। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 15 क्या कहता है उसको अच्छे से देखेंगे। तो क्या कहता है देखते हैं। चलो, एग्जाम्पल नंबर 15 जैसा कि आपको बुक में दिख रहा होगा, फॉर विच वैल्यू ऑफ पी डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन बिलो द यूनिक सॉल्यूशन। ये आपको दो इक्वेशन गिवन है, 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो p की किस वैल्यू के लिए इस इक्वेशन का क्या होगा। ठीक है, पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन बिलो द हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, मतलब p की हमें ऐसी वैल्यू पता करनी है जिससे इस लीनियर इक्वेशंस का क्या सॉल्यूशन निकले, यूनिक। ठीक है, तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं। सबसे पहले इक्वेशन है 4x प्लस पी वाई, 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। क्लियर, ये है आपका एग्जाम्पल 15। ठीक है, चलिए तो p की वैल्यू निकालनी है। उन्होंने बोला है इस इक्वेशन का, इस लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको पता है क्या कंडीशन होती है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि a1 कितना है 4, b1 कितना है p एंड c1 कितना गिवन है 8। क्लियर, a2 गिवन है 2, b2 गिवन है 2 एंड c2 इज ऑल्सो 2। अब हमें क्या गिवन है, गिवन क्या है, क्या गिवन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। देन क्या पता है आपको, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये कंडीशन होती है जब क्या सॉल्यूशन होता है इसका, यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो a1 अपॉन a2 यानी 4 अपॉन 2 इज नॉट इक्वल टू p अपॉन 2। तो 2 से ये 2 कट गया, तो p इक्वल टू नॉट इक्वल टू कितना आ गया 4। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, आपको बस क्या ध्यान रखना है, ये जो कंडीशन आई है वो क्या आई है, p इज नॉट इक्वल टू 4 मीन्स दैट कि p की वैल्यू आपको क्या नहीं लेनी है, 4 लेनी है। अगर आपने p की वैल्यू 4 ले ली तो इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है वो कुछ और होगा, इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। तो उन्होंने बोला है कि p की ऐसी वैल्यू निकालो जिससे इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन कैसा हो जाए, यूनिक। तो यहाँ से कंडीशन ये निकल रही है कि आपको p की वैल्यू 4 नहीं लेनी है, मतलब 4 नहीं लेनी है, इसका मतलब क्या है, तो आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हो। मतलब p इक्वल टू 4 को छोड़कर कोई भी वैल्यू अगर इस इक्वेशन में आप रखोगे, p की वैल्यू 4 को छोड़कर यहाँ p की जगह कोई भी रियल नंबर रखोगे तो इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हमेशा क्या निकलेगा, यूनिक निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे लास्ट में therefore for all values of p except for solution of given linear equations is unique। ठीक है, समझ में आया ना, तो ये आपका ऐसे लिखना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 16। चलिए एग्जाम्पल 16 देखते हैं।
फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के will the following pair of linear equations have infinitely many solutions। ठीक है, मतलब k की कौन सी ऐसी वैल्यू होगी कि कौन सी वैल्यू लेनी होगी जिससे इस लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन कैसे हो जाए इनफाइनाइटली। देखो, जब आपसे चेक करने के लिए कहा जाए कि इसके सॉल्यूशन कितने हैं क्या है, तो आप a1/b1/b2 c1/c2 वैल्यू कंपेयरिंग करके आप निकाल सकते हो, जैसा कि एक्सरसाइज हमने 3.2 3.3 में किया था। बट अब इसमें क्या है, अब इसमें ऐसे क्वेश्चन में पहले से ही वो कह रहे हैं कि इसके सॉल्यूशन कैसे इनफाइनाइट हैं। तो एक के की ऐसी वैल्यू क्या होगी जिसके इसके सॉल्यूशन क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। तो कुल मिला के अगर वो कहें इनफाइनाइट है, या इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था इसके देखो यूनिक सॉल्यूशन था, तो इसका मतलब ये है हमें यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन कंडीशन लगानी है। फिर देखते हैं कि उसके के की या कोई भी जो वेरिएबल उसमें जो आ रहा है उसकी क्या निकल के आ रही है, ठीक है कि नहीं। चलिए तो देखते हैं अब करना क्या है। सुनो, पहली बात तो अक्सर ये क्वेश्चन आता है, तो ये आपको ये IMP समझ लो, इसको वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये वाले, CBSE में अक्सर ये आती हैं, एक्सरसाइज में भी करेंगे कई सारे क्वेश्चन इस टाइप के। चलिए तो सबसे पहले इसको देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे A1 इक्वल टू के, B1 इक्वल टू 3। ठीक है, A1 मतलब x का कोफिशिएंट, B1 मतलब y का कोफिशिएंट 3, एंड C1 इक्वल टू माइनस के माइनस 3। पहले आप देख लेना कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, इक्वल टू में 0 करना है। A2 इक्वल टू 12, B2 इक्वल टू के, ठीक है, एंड C2 इक्वल टू माइनस के। तो उन्होंने बोला है कि पहले से इसके सॉल्यूशन कैसे हैं, इनफाइनाइटली हैं। तो हमें गिवन क्या है, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव infinitely many solution। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन कंडीशन है, तो चलो अप्लाई करते हैं इसको। ठीक है, तो अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, देखो अब ध्यान से अच्छे से, क्या है सो कंडीशन, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये कंडीशन होती है, आपको पता है। ठीक है, इनफाइनाइट मैंने सॉल्यूशन की, तो वैल्यू करते हैं अपन करते हैं ना K/12 इक्वल टू 3/K इक्वल टू माइनस K-3/-K। ठीक है, चलिए तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे कैसे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनमें पहले 2 लेते हैं फिर बाद के 2 लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट K/12 इक्वल टू 3/K। अच्छा एक बात और है, बाद में 2 लेने की जरूरत पता है कब पड़ती है, जब एक से ज़्यादा वेरिएबल हो। हमें वैल्यू किसकी निकालनी, के की, तो हमारी जब इससे ही के की वैल्यू आ जाएगी तो उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, फिर मैं इसको बता दूंगा कैसे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, K² इक्वल टू 12 3 या 36। ठीक है, तो आपको अब इसमें पता होना चाहिए कि के की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, के की वैल्यू क्या आएगी, तो के की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। तो के यहाँ से हटाएंगे तो प्लस माइनस कितना आएगा, 6। क्लियर, के की वैल्यू कितनी आई, प्लस माइनस 6, क्योंकि जब भी कभी भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमेशा क्या लेते हैं, प्लस माइनस दोनों कंडीशन लेनी पड़ती है। क्लियर, अब हम देखते हैं यहाँ से क्या कंडीशन निकलती है। तो 3/K इक्वल टू, ये माइनस से तो माइनस कट आएगा, तो क्या बचेगा, K-3/K। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो K इंटू 3K इक्वल टू, K का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो K इंटू K² K इंटू -3 तो -3K। ठीक है, -3K यहाँ के वजह कैसे हो जाएंगे, प्लस के, या फिर 3K इस तरफ ले जाओ तो K² -3K इक्वल टू 0। 3K इक्वल टू 0, 3K इक्वल टू -3K इक्वल टू 0। 3K इक्वल टू 0 तो 3K इक्वल टू 0 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 इक्वल टू
तो के स्क्वायर माइनस 6k इक्वल टू 0, तो के कॉमन आ जाएगा, क्या हो जाएगा के माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से के की दो वैल्यू आई, के इक्वल टू 0 एंड के माइनस 6 इक्वल टू 0, तो के इक्वल टू 0 और के इक्वल टू 6। ये मैंने काफ़ी लंबा सॉल्व करके दिखा दिया है आपको, बिल्कुल एक एक स्टेप जिससे कि दिक्कत ना है। ये चीज़ हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब ध्यान रखना है आपको। वैसे मैंने अभी बता देता हूँ कि कभी भी आप इसको ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। कैसे कि के से के काट दिया, ये सबसे बड़ी गलती होती है जब आप सॉल्व करते हो कि नीचे वेरिएबल से वेरिएबल कभी नहीं काटा जाता है। अगर आपको काटना है तो नंबर काट सकते हैं, वेरिएबल कभी भी मत काटना, ठीक है। चलिए, तो के की हमारी जो पॉसिबल वैल्यू हैं वो कौन सी आ गई, ये देखिए आप। एक तो 0 आ गई, एक +6 और एक +-6, देख लो आप अच्छे से, ठीक है। 0, 6 और +-6। अब थोड़ी सी इसमें एक बात ये ध्यान रखनी है, क्या k इक्वल टू 0 या 6 या -6 क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बस इतना देखना आपको। देखो अच्छे से आप कि k की वैल्यू ऑफ 0 रख के देखो, इसमें 0 किसमें, जो हमारा क्वेश्चन था उसमें रखो 0, तो 0 हो जाएगा। k रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर भी वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है आपको k की वैल्यू 0 नहीं लेना है, ठीक है। तो क्या कौन सी कंडीशन लेंगे, k की कौन सी कंडीशन लेंगे जिससे कि इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाए। तो k की वैल्यू आप +-6 लोगे और 0,6, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया। चलिए, तो अब सभी एग्जाम्पल्स हो चुके हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.5 सॉल्यूशन। उसके सभी सॉल्यूशन देखेंगे, एक एक क्वेश्चन करके देखेंगे, आराम से सॉल्व करेंगे सभी क्वेश्चंस को, ठीक है। तो अभी के इतना ही काफ़ी है। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर देना, ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम एक्सरसाइज 3.5 सॉल्व करेंगे उसमें, क्लियर।